बच्चों को प्यार भरी नमस्ते। पूरी दुनिया में कोरोना के कारण अब बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। आपके स्कूल बंद हो गए हैं। आप जरूर अपने स्कूल को मिस कर रहे होंगे। आपको स्कूल के वो मस्ती भरे दिन याद आ रहे होंगे और आपकी पढ़ाई का भी तो कितना नुकसान हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद आपके लिए एक कार्यक्रम लाए हैं। इसका नाम है शिक्षा वाणी। आज से रोजाना सुबह 11 बजे से 12 बजे तक आपके लिए शिक्षा के रोचक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। आप अपने घर बैठे ही इन कार्यक्रमों की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो है ना मजेदार बात, आपकी पढ़ाई रेडियो पर होगी। हर दिन 2 विषयों पर बात की जाएगी और हाँ, एक कार्यक्रम होगा मीना की दुनिया का। मीना की दुनिया में मीना नाम की लड़की आपके लिए रोचक बातें लेकर आएगी। वाह, कितना मजेदार होगा। रोजाना अलग अलग तरीके से 3 कार्यक्रम। तो रोजाना 11 बजे आप बस अपनी कॉपी और पेन लेकर तैयार रहना और जब भी जरूरत लगे लिख लेना। लड़कियों, थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि घर के काम काज में आप ये कार्यक्रम ना सुनो। काम तो सब मिल बांट कर लेना बाद में। आपके भाई भी तो हैं, सब मिलकर करना काम, पर पहले पढ़ने का लो नाम। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं शिक्षा वाणी का पहला कार्यक्रम। अरे रुको जरा, ठहरो बच्चों। कार्यक्रम शुरू करने से पहले क्यों ना एक खेल खेले। खेल ये है कि मैं जैसा बोलूंगी आपको वैसा ही करना है। मैंने बोला खड़े हो जाओ, मैंने बोला बैठ जाओ, मैंने बोला दाएं देखो, मैंने बोला ऊपर देखो, मैंने बोला खड़े हो जाओ, मैंने बोला ताली बजाओ और तेज बजाओ। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। अब बैठ जाओ। आप में से बहुत से बच्चे मीना को जानते होंगे क्योंकि आपके स्कूलों में मीना मंच भी तो बने हुए हैं। हाँ, वही मीना। आज से मीना रोज हमारे लिए कुछ रोचक बातें लेकर आएगी। तो आओ चलते हैं मीना की दुनिया में। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो। पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर सफल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना। चतुर सफल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी मेरे साथ। क्या कहा? कहाँ? अरे भाई, मीना के स्कूल। और कहाँ? आज उसके स्कूल में गांधी जयंती की तैयारियां जो होने वाली है। जल्दी चलो, हम भी देखते हैं। अरे बहुत सुंदर लगा दो। ये देखो, बहुत मजा ये आएगा। मैं लाया हूँ, इसे भी सजा दो। मैं भी थोड़ी मदद करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि कल 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है। जी बहन जी, गांधी जयंती यानी महात्मा गांधी जी का जन्मदिन। हाँ मीना, और हमारे सरपंच जी ने ये फैसला किया है कि इस बार गांधी जयंती अपने स्कूल में मनाई जाएगी। और इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे साथ वाले गांव के सरपंच प्रधान जी। अब तुम मुझे ये बताओ कि कल के समारोह में हम प्रधान जी के सामने कौन सा कार्यक्रम प्रस्तुत करें? मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ मीना, बताओ। कमल भैया है ना, कमल भैया। कमल भैया? शोभा काकी के बेटे। हाँ हाँ, कमल तो शहर में काम करता है ना? वो कुछ दिनों के लिए यहीं आए हुए हैं बहन जी। अच्छा, लेकिन कमल हमारे समारोह में आके क्या करेगा? बहन जी, कमल भैया गांधी जी के जीवन पर बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले एक अखबार में गांधी जी पर एक लेख भी लिखा था। लेख भी लिखा था?
अखबार में छपा था। अरे वाह मीना, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, तुम और सुमी शोभा काकी के घर जाके कमल को हमारे कार्यक्रम के बारे में समझा दो, ठीक है? जी बहन जी। एक और बात, प्रधान जी ठीक 11 बजे वापस चले जाएंगे, इसीलिए कमल से कहना कि वो 10:30 बजे स्कूल पहुंच जाए। प्रधान जी ठीक 11 बजे वापस चले जाएंगे, इसीलिए कमल भैया से कहना है कि वो 10:30 बजे स्कूल पहुंच जाएं। समझ गई बहन जी। और हाँ, कमल से ये भी कहना कि वो पैंट शर्ट नहीं, धोती कुर्ता पहन के आए। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, है ना बहन जी? हाँ सुमी। मीना, कमल को ये भी कहना कि भाषण ज्यादा लंबा ना हो। 10:30 बजे आना है, धोती कुर्ता पहन के आना है और भाषण ज्यादा लंबा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है ना बहन जी? बिल्कुल ठीक। और मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है मीना कि तुमने मेरी हर बात को ध्यान से सुना और उन्हें दोहराया, ताकि तुम कुछ भी ना भूलो। शाबाश। लो भाई, मीना और सुमी तो कमल के घर पहुंच गईं। कमल तो मजे से नींबू पानी पीता हुआ अपने घर की टूटी हुई खिड़की जोड़ रहा है। कमल भैया। अरे मीना, सुम्मी, आओ आओ, नींबू पानी पियोगी? नहीं कमल भैया, हम स्कूल से खाना खा के आए हैं। कमल भैया, कल हमारे स्कूल में गांधी जयंती समारोह मनाया जाएगा। मीना, जरा वो कील का डब्बा देना। ये लीजिए भैया। तो मैं कह रही थी कि कल गांधी जयंती है, यही ना? वो तो सभी जानते हैं। कमल भैया, मैं कह रही थी कि कल आप हमारे स्कूल में आके गांधी जी के जीवन के बारे में 2 शब्द कह दो तो। अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है ये खिड़की। मीना, जरा वो बड़ी वाली कील देना। ये लीजिए भैया। तो मैं कह रही थी कि तुम्हें गांधी जी पे मेरा लिखा हुआ लेख चाहिए ना, ले जाना। नहीं कमल भैया, हम तो कह रहे हैं कि अगर कल आप स्कूल आके गांधी जी के जीवन के बारे में 2 शब्द कह सके तो। ठीक है, आ जाऊंगा। भैया, कल के समारोह के मुख्य अतिथि साथ वाले गांव के प्रधान जी हैं। प्रधान जी ठीक 11 बजे वापस चले जाएंगे, इसलिए बहन जी कह रही थी कि आप 10:30 बजे स्कूल आ जाना। ये खिड़की अभी भी ठीक से बंद क्यों नहीं हो रही है? क्या गड़बड़ है? कमल भैया, आप सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, पहुँच जाऊंगा। कमल भैया, एक बात और है। अगर आप कल पैंट शर्ट की जगह धोती कुर्ता पहन के आए तो। हाँ, समझ गया। एक बात और कमल भैया, बहन जी कह रही थी कि भाषण ज्यादा लंबा ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस खिड़की पे लाल नहीं, पीला रंग ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना मीना? पीला रंग ज्यादा अच्छा लगेगा ना? हाँ, लेकिन हम कह रहे थे कि भाषण कितना लंबा हो, यही ना? हाँ, क्योंकि प्रधान जी ने। हाँ, सब पता है मुझे। तुम दोनों जाओ, मैं कल पहुंच जाऊंगा। और अगले दिन स्कूल में मीना, 11 बजने वाले हैं, ये कमल अभी तक आया क्यों नहीं? तुमने उसे ठीक से तो बताया था ना? जी बहन जी, मैंने कमल भैया से कह दिया था कि उन्हें 10:30 बजे स्कूल आना है। अब क्या करें? वो आ रहे हैं कमल भैया। ओहो, इसने तो पैंट बुशर्ट पहनी हुई है। मीना, सुमी, तुमने कमल को धोती कुर्ता पहन के आने के लिए नहीं कहा था? कहा था बहन जी। तुम दोनों कमल को जल्दी से स्टेज पर लेकर आओ, तब तक मैं उसके भाषण की घोषणा करती हूँ। जी बहन जी। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ दोस्तों, ये सच है कि बापू ने अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए। अरे ये कमल तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। अकेले अपने दम पर वो देखो मीना, प्रधान जी बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं। अब क्या करें? अहिंसा का रास्ता ही सच्चा रास्ता है और हम सबको भी। कमल भैया का भाषण बंद कराने का एक तरीका है बहन जी। जल्दी से बताओ दीपू, वरना ये तो आज चुप ही नहीं होगा। हम सब एकदम से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। सबको लगेगा कि भाषण खत्म हो गया है और फिर वो सब भी तालियां बजाना शुरू कर देंगे और कमल भैया भी अपना भाषण खत्म कर देंगे। हिंसा से नफरत
तालियों की आवाज सुनते ही प्रधान जी ने राहत की सांस ली। वो खड़े हुए और सबको हाथ जोड़ के वापस चले गए। कमल नाराज होकर बहन जी के पास पहुंचा तो बहन जी ने उससे कहा कि कमल, मीना और सुमी ने तुम्हें कहा भी था, लेकिन तुम आए भी देर से, धोती कुर्ता भी नहीं पहना और भाषण भी इतना लंबा लिखा जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ओह, ऐसी बात थी। ये सारी गलती मेरी ही है बहन जी। खिड़की ठीक करने के चक्कर में मैं मीना और सुमी की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुन पाया था। तुम सब भी ध्यान से सुन लो बच्चों। जैसे कल मीना ने मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी और सुनने के बाद उन्हें दोहरा के याद की, ऐसे ही तुम सब भी हर बात सुनते समय अपना पूरा ध्यान लगाना और जो भी सुनो उसे मन ही मन या जोर से दोहराना। ऐसा करने से तुम कभी भी कमल की तरह नहीं भूलोगे, समझे? हर बात सुनते समय अपना ध्यान कहीं और मत लगाना और जो सुनो उसे मन ही मन या जोर से दोहराना। समझ गए बहन जी? अरे वाह, ये बात तो बहुत अच्छी सिखाई मीना की बहन जी ने। मैं भी आज से सबकी बात बहुत ध्यान से सुनूंगा और उसे मन ही मन या जोर से दोहराऊंगा। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अब देखते हैं मीना और मिट्ठू क्या नया कर रहे हैं। कभी न भूले बात कोई भी, उसे रहे सब याद। जो बातों को दोहराता है गौर से सुनने के बाद। भाई वाह, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। चलो अब सुनते हैं एक मजेदार गाना। शब्द चुनो, लेकिन पहले सामने वाले की बातों को जरा सुनो, जरा सुनो, जरा सुनो। जब कोई बोले गौर से सुनना और सुन के दोहराना। सुनने में भी बड़ा मजा है, तुम भी सुनते जाना। लिख के रख लो बात ये मेरी, इसको भूल न जाना। कोई जो बोले बीच में प्यारे, कभी न टांग अड़ाना। अरे कोई जो बोले बीच में प्यारे, कभी न टांग अड़ाना। नहीं सुनी जो बात ध्यान से याद न रख पाओगे। 1 मिनट में भूलोगे सब, बात में घबराओगे। अगर किसी ने पूछ लिया कि कहो कहा क्या मैंने, ऊपर नीचे दाएं बाएं देख के शर्माओगे। अरे ऊपर नीचे दाएं बाएं देख के शर्माओगे। जब भी बोलो, जब मुंह खोलो, सोच समझ कर शब्द चुनो। लेकिन पहले सामने वाले की बातों को हाँ जरा सुनो, जरा सुनो, जरा सुनो। भाई वाह, गाना तो मजेदार था। अब चलते हैं मीना की क्लास में एक नया खेल खेलने। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। शाबाश। आज मैं आपको एक अक्षर दूंगी और उस अक्षर से आप मुझे किसी व्यक्ति, जानवर, वस्तु और जगह का नाम बताएंगे, ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है ब। सबसे पहले बताओ ब से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। मैं बताऊं बहन जी? हाँ हाँ सुमी, बताओ। बाईचुंग भूटिया। और बाईचुंग भूटिया कौन है? भारत की एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी। बिल्कुल ठीक। बहन जी, मैंने अखबार में पढ़ा था कि बाईचुंग भूटिया हमारी राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है मीना।
चलो बच्चों, अब ब से किसी जानवर का नाम बताओ। बंदर। शाबाश। और बंदर को क्या खाना अच्छा लगता है? केले, मूंगफली, फल, पत्तियाँ। बिल्कुल ठीक। चलो बच्चों, अब ब से शुरू होने वाली कोई चीज। बांसुरी। शाबाश कृष्णा। और पता है बांसुरी का नाम बांसुरी कैसे पड़ा? क्योंकि वो बांस की बनी होती है, इसलिए बहन जी। हाँ। अब बताओ ब से किसी जगह का नाम। बिहार। शाबाश मोनू। और बिहार की राजधानी का नाम है पटना। शाबाश। तो मजा आया बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल, मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ, खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। तो कैसी लगी आपको मीना की दुनिया? है ना मीना मजेदार? अच्छा बच्चों, आज आपने सुबह क्या खाया? आप उसे कहाँ से लाए थे? रसोई से या सब्जी वाले से? पर वो कहाँ से लाए होंगे? अब हम चलते हैं विज्ञान की दुनिया में, जहाँ आप सुनेंगे कक्षा 6 विज्ञान विषय हेतु पाठ क्रमांक 1, जिसका शीर्षक है भोजन कहाँ से आता है। डाइट जयपुर के तत्वाधान में पाठ के आलेखनकर्ता श्री सुनील राय व समीक्षक रश्मि गोगर जी हैं। आओ समझते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। आप अपनी कक्षा के छात्रों से जानकारी प्राप्त कीजिए कि उन्होंने आज और कल क्या क्या खाया था और उनके द्वारा खाई गई खाद्य सामग्री को एक नोटबुक में उनके नाम के साथ लिख लीजिए। जैसे सुरेश ने चावल, दाल, रोटी, सब्जी, दही आदि खाए और वहीं मोहन ने दलिया, खिचड़ी, पापड़, दूध, अंडे, फल आदि खाए। इस प्रकार सभी साथियों द्वारा खाई गई खाद्य सामग्री को एक सारणी में तैयार कर लीजिए। अब अपने साथियों के साथ मिलकर इस सारणी पर विचार कीजिए और ये मालूम करने का प्रयास कीजिए कि ये खाद्य सामग्रियां किन पदार्थों से मिलकर बनी हैं। जैसे हम रोटी की ही बात करें तो वह आटा, पानी और नमक से मिलकर बनी होती है। ये पदार्थ रोटी की कच्ची सामग्री या संगठक कहलाएंगे। इस प्रकार चर्चा कर आप उस सारणी की सभी खाद्य सामग्रियों के संगठकों की जानकारी करने का प्रयास कीजिए और उसे अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। प्यारे बच्चों, अब इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए यह जानने का प्रयास करें कि खाद्य सामग्रियों के इन संगठनों का मूल स्रोत क्या है। जैसे हम दाल की ही बात करें तो आप पाएंगे कि ये दाल तेल, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा आदि से मिलकर बनी होती है। यही उसके संगठक हैं। इस प्रकार आप प्रत्येक खाद्य सामग्री के स्रोत के बारे में जानकारी करें। आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत पेड़ पौधे ही होते हैं। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधों से ही हमें चावल, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का आदि अनाज मिलते हैं, जो हमारे भोजन का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप जानते हैं, यही वजह है कि हमारे देश में सर्वाधिक खेती योग्य भूमि पर अनाज ही बोया जाता है। पेड़ पौधों से ही हमें मूंग, मसूर, चना, अरहर, मोठ, उड़द, मटर आदि दालें मिलती हैं, जो प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं।
इसीलिए आपकी आयु के सभी बच्चों को खूब दाल खानी चाहिए, क्योंकि बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है और वो दालों से मिलता है। सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि पौधों के बीजों से हमें खाद्य तेल प्राप्त होता है, जिसे आप लोग खाने वाला तेल भी कहते हैं। ये तेल वसा के अच्छे स्रोत होते हैं। इसी तरह लौकी, तुरई, बैंगन, मिर्च, आलू, टमाटर, कद्दू, करेला, पालक आदि सब्जियां, आम, केला, अमरूद, पपीता, अंगूर, संतरा, सेब, चीकू आदि फल, मिर्च, धनिया, हल्दी, जीरा, अजवाइन, मेथी, लौंग, काली मिर्च आदि मसाले और चाय, कॉफी आदि पेय पदार्थ और बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश आदि सूखे मेवे भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। फल और सब्जियां विटामिन्स और खनिज लवणों के अच्छे स्रोत होते हैं। अतः पेड़ पौधों से ही हमें हमारे भोजन के सभी आवश्यक अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। इस चर्चा का यह अर्थ नहीं है कि हमें सारा भोजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है। यदि आपने सावधानी पूर्वक उस सारणी का अध्ययन किया होगा तो आपने जरूर ये पाया होगा कि कुछ छात्रों ने अपने भोजन में मांस, मछली, अंडे, दूध या दूध से बनी सामग्री का नाम भी जरूर लिया होगा। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि ये सब चीजें हमें जीव जंतुओं से ही प्राप्त होती है। इस प्रकार जीव जंतु भी हमारे भोजन के प्रमुख स्रोत होते हैं। हमें बकरा, मुर्गी, सूअर, खरगोश आदि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं व मछलियों आदि से मांस प्राप्त होता है। इस प्रकार मुर्गी, बतख, टर्की आदि पक्षियों से अंडे तथा गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँटनी आदि से दूध प्राप्त होता है। पालतू पशुओं से प्राप्त इसी दूध से ही दही, छाछ, घी, पनीर, खोया, मावा आदि खाद्य सामग्रियां तैयार की जाती है। इस प्रकार आप समझ ही गए होंगे कि हमारे भोजन के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। पहला है पेड़ पौधे अर्थात वानस्पतिक स्रोत, दूसरे हैं जीव जंतु अर्थात जंतु स्रोत। आइए अब हम भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि पेड़ पौधे हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत होते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इस भोजन में से बचे हुए भोजन को वे अपने विभिन्न अंगों जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल या बीजों में जमा कर देते हैं। हम पौधे के इन्हीं अंगों का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम में जड़ का, आलू, शकरकंद, अदरक, हल्दी में तने का, पालक, बथुआ, हरी मेथी, सरसों, पुदीना, हरी प्याज में पत्तियों का, फूल गोभी, ब्रोकली,
सेंजना में फूल का तथा बैंगन, टमाटर, मिर्च, करेला, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, आम, केला, चीकू, अंगूर, पपीता, अमरूद आदि में फल का तथा अनाज, दलहन, तिलहन में बीजों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार हम विभिन्न प्रकार के पौधों के विभिन्न भागों का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में करते हैं। साथ ही कुछ पौधे तो ऐसे भी होते हैं जिनके एक से अधिक भागों का उपयोग इस हेतु किया जाता है। जैसे सरसों के बीजों का उपयोग तेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है तथा इसकी पत्तियों का उपयोग सब्जी के लिए भी किया जाता है। इसी प्रकार गाजर में जड़ और पत्तियों का उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। अब हम दो विशिष्ट खाद्य सामग्रियों की बात करेंगे। उनमें पहला है अंकुरित मूंग और दूसरा है शहद। प्यारे बच्चों, आपने स्वादिष्ट खाद्य सामग्री बरिया का नाम तो जरूर सुना होगा और खाया भी होगा। बरिया वास्तव में अंकुरित मूंग से तैयार खाद्य सामग्री है। यदि हम इस संदर्भ में आप अपनी माताजी से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगी कि हमें इसे तैयार करने के लिए मूंग के बीजों को पानी में भिगोकर एक रात के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद उन्हें निकालकर एक गीले सूती कपड़े में बांधकर लटका देते हैं। कुछ समय बाद उनमें सफ़ेद रेशेनुमा अंकुर दिखाई देने लगते हैं। इन्हीं अंकुरित मूंगों को ही भूनकर तथा मसाले डालकर स्वादिष्ट खाद्य सामग्री बरिया तैयार की जाती है। प्यारे बच्चों, आपको पता है इस प्रकार अंकुरित बीजों से तैयार खाद्य सामग्री बहुत ही पौष्टिक और सुपाच्य होती है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि अंकुरित बीजों में विटामिन्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। अतः हम थोड़ी सी बात अब शहद की भी कर लेते हैं। शहद का स्वाद तो आप सभी ने लिया होगा। यह एक मीठा, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया जाता है। मधुमक्खियाँ अपने छत्ते में भोजन की आपूर्ति वर्ष भर बनाए रखने के लिए फूलों से रस एकत्रित करती है, जिसे मकरंद भी कहते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त यही मकरंद शहद कहलाता है। ये बहुत ही पौष्टिक और औषधीय गुण वाला होता है। यही कारण है कि आयुर्वेद में इसका बहुत उपयोग होता है। अब हम जंतुओं के भोजन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी करेंगे। प्यारे बच्चों, आप अपने आसपास पाए जाने वाले जीवों जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, कौवा, कबूतर, चिड़िया, गिरगिट, चींटी आदि के भोजन के बारे में भी जानकारी कीजिए और अपने साथियों के साथ चर्चा कर मालूम करने का प्रयास कीजिए कि वे क्या खाते हैं। यदि आप उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन का नाम लिखकर उनके स्रोत को खोजेंगे तो आपको 3 तरह के प्राणी मिलेंगे जिन्हें हम उनकी भोजन सामग्री के आधार पर 3 प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं। ये हैं शाकाहारी जंतु या हर्बीवोरस एनिमल्स, दूसरे हैं मांसाहारी जंतु या कार्निवोरस एनिमल्स, तीसरे हैं सर्वाहारी जंतु या ओमनिवोरस एनिमल्स। सबसे पहले हम शाकाहारी जंतुओं की बात करते हैं। शाकाहारी शब्द से ही स्पष्ट है कि ऐसे जंतु जो शाक अर्थात पेड़ पौधों
या इनसे प्राप्त सामग्री को ही आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, हाथी, हिरण, कबूतर, तोता आदि। दूसरे हैं मांसाहारी जंतु। यहाँ मांसाहारी शब्द से ही स्पष्ट है कि ऐसे जंतु जो मांस अर्थात अन्य जंतुओं के शरीर को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, भेड़िया, मगरमच्छ, सांप आदि। तीसरे प्रकार के जंतु हैं सर्वहारी जंतु। सर्वहारी शब्द से ही स्पष्ट होता है कि ऐसे जंतु जो सर्व अर्थात सभी कुछ खा सकते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। यहाँ सभी कुछ का अर्थ पेड़ पौधों एवं मांस दोनों से ही है। इसे इस तरह से भी परिभाषित किया जा सकता है कि ऐसे जंतु जो पेड़ पौधों एवं जंतुओं दोनों से प्राप्त सामग्री का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं, सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, भालू, कौवा, मनुष्य आदि। अतः बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भोजन जीवन का आधार है और इसके दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला है पेड़ पौधे और दूसरा है जीव जंतु। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत विश्व में दूसरा सबसे विशाल जनसंख्या वाला देश है और ये जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। दूसरी तरफ हमारी खेती योग्य भूमि विभिन्न कारणों से कम होती जा रही है। यही वजह है कि हमारे यहाँ आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। यह एक बड़ी समस्या है। जिस गति से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उस गति से हमारा कृषि उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इस हेतु हमें विशेष प्रयास करने होंगे। इस हेतु हमें ऐसे उपाय भी खोजने होंगे जिनसे हमें कम से कम क्षेत्र में अधिक से अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त हो सके। इसके लिए हमें उन्नत कृषि तकनीक अपनानी होगी, जैसे उन्नत कृषि उपकरण, उन्नत खाद और बीज, उन्नत कृषि प्रणालियां आदि। इसी उन्नत तकनीक के तहत आपने खेतों में फव्वारा व बूंद बूंद सिंचाई विधि से सिंचाई होते हुए जरूर देखा होगा। इसके अतिरिक्त हमें भोजन के नए स्रोत भी खोजने होंगे। इस संदर्भ में सभी समुद्री उत्पाद जैसे मछली, झींगे, शैवाल आदि बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हमें जनसंख्या नियंत्रण पर भी बहुत ध्यान देना होगा। यदि जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं दिया गया तो हम कितना ही कृषि उत्पादन बढ़ा लें, कुछ समय बाद ही वह अपर्याप्त हो जाएगा। इस हेतु हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। आशा है हम इस बढ़ती चुनौती से पार पा पाएंगे और अपने सभी नागरिकों का पेट भर सकेंगे। धन्यवाद। तो आपको पता चला हमारे भोजन के स्रोत क्या होते हैं? हाँ, पेड़ पौधे अर्थात वानस्पतिक स्रोत और जीव जंतु जानतव स्रोत। तो देखा आपने, हम पौधे के अलग अलग भागों का उपयोग किस तरह करते हैं। हमने शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु के बारे में भी जाना। भोजन अपर्याप्त ना हो जाए, इसके लिए हमको मिलकर प्रयास करने होंगे। सभी नागरिकों का पेट भरे, इसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, जरा सोचो। बच्चों, भोजन तो हम सभी का अधिकार है। अच्छा, क्या आपने संविधान शब्द सुना है? हाँ, जरूर सुना होगा। तो आओ जानते हैं संविधान क्या है।
इसमें अब हम सुनेंगे कक्षा 11 राजनीतिक विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक राजनीतिक विज्ञान, भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार के पाठ क्रमांक 1, जिसका शीर्षक है संविधान क्यों और कैसे। डाइट जयपुर के ही तत्वाधान में पाठ के आलेखन कर्ता मुनमुन शर्मा, जीव समीक्षक संतोष मीणा जी हैं। नमस्कार। आज हम संविधान क्यों और कैसे अध्याय का अध्ययन करेंगे। संविधान क्या है, इसकी कार्य क्या है, समाज के लिए इसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है, जैसे प्रश्नों को उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम संविधान क्या है, इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब कभी हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं, परंतु कुछ देशों जैसे इंग्लैंड के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, किंतु उनके पास दस्तावेजों की और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उस राज्य के शासन के संचालन हेतु निर्मित किया गया है, जिसके अनुरूप राज्य का गठन व मान्य सिद्धांतों की पालना की जाती है। प्यारे बच्चों, एक बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वह यह है कि केवल संविधान बना लेना पर्याप्त नहीं है, वरन उसका प्रभावी तरीके से लागू होना भी अनिवार्य है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि संविधान कैसे अस्तित्व में आया, संविधान किसने बनाया और उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों का विश्वास नहीं होता है। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधानों में भारत, दक्षिण अफ्रीका व अमेरिका का नाम उल्लेखनीय है। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया, जिसमें लोगों का विश्वास और आस्था निहित थी। अतः किसी भी संविधान की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वह अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की अधिक से अधिक सुरक्षा करे। बच्चों, संविधान के अभिप्राय व उसकी प्रभावकारी क्रियान्विति को समझने के बाद समाज व राज्य के लिए इसकी आवश्यकता को जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य के लिए संविधान की आवश्यकता को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं और उस समूह के सदस्य अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी धार्मिक निष्ठाएं अलग अलग हैं। कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं तथा वे अलग अलग तरह का व्यवसाय करते हैं। उनकी योग्यताएं भी भिन्न भिन्न हैं। कुछ गरीब हैं, कुछ धनी हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं। अतः भिन्न भिन्न विशेषताओं के कारण इनकी आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होगी। ऐसे में ये सभी लोग साथ रह सके, इसके लिए कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होगी,
जिस पर सभी की सहमति हो व सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अतः संविधान का पहला कार्य यह है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध करवाए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। अब प्रश्न यह उठता है कि ये बुनियादी नियम क्या हों और इन्हें बनाएगा कौन? बच्चों, संविधान ही इन प्रश्नों का उत्तर भी देता है। वह समाज के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। कानून कौन बनाएगा, संविधान ही यह तय करता है। सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है। कुछ संविधानों में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया है, जैसे पुराने सोवियत संघ में। लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है, किंतु व्यवहार में जनता अपनी निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेती है। संविधान वह सत्ता है जो यह स्पष्ट करती है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार कैसे निर्मित होगी। बच्चों, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं तय करने का कार्य भी संविधान के द्वारा ही किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार निर्मित हो गई है तथा उस सत्ता ने कानून भी बना लिए। अब तब क्या होगा जब लोगों को यह अनुभव हो कि जो कानून बनाए गए हैं वे पूर्णतः अनुचित व अन्यायपूर्ण है और लोगों के हितों के प्रतिकूल है। अतः संविधान का यह भी काम है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर उचित सीमाएं लगावें। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान सरकार की शक्तियों को कई प्रकार से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना करे। समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति हेतु राज्य को सबल बनाने व दिशा निर्देशन का महत्वपूर्ण कार्य भी संविधान द्वारा किया जाता है, परंतु पुराने संविधानों में अधिकतर केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का ही काम किया जाता था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अनुपम उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार के सकारात्मक कार्यों से समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति हो सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। अतः संविधान का कार्य है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। बच्चों, संविधान किसी भी राष्ट्र की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। कुछ बुनियादी नियमों व सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। बच्चों, यदि हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देगी, लेकिन
उनमें काफ़ी कुछ साझा भी है। जैसे अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती है, किंतु राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। संविधान की आवश्यकता व विशेषताओं को जान लेने के पश्चात अब हम यह देखें कि भारतीय संविधान कैसे बना। प्यारे बच्चों, औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया, जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। अतः संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर ही हमें यह बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारे संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, परंतु उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का प्रयास किया गया, जिससे सभी धर्मों व अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। संविधान के कामकाज की शैली को देखें तो वह विचार विमर्श कर सबकी सहमति से कार्य करने की रही। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद भी हो जाते थे, किंतु सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर मतभेद नहीं रखा गया। बच्चों, संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य समितियां थीं। आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल व B.R. अम्बेडकर इन
समितियों की अध्यक्षता करते थे। प्रत्येक समिति ने संविधान के अलग अलग प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया, जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई। 2 वर्ष 11 माह की अवधि में संविधान सभा की 166 दिनों तक बैठकें चली। इसके सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए भी खुले थे। हमारा संविधान राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत के अनेक लक्षणों से सुसज्जित है। संविधान लागू होने के कई दशक पूर्व से ही राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन प्रश्नों पर चर्चा हुई जो संविधान बनाने के लिए प्रासंगिक थे, जैसे भारत में सरकार का स्वरूप व संरचना कैसी हो, हमें किन मूल्यों का समर्थन करना चाहिए व किन असमानताओं को दूर किया जाना चाहिए आदि। राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया, उसका सर्वोत्तम सारांश हमें नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। संविधान को प्रभावी बनाने हेतु शासन के विभिन्न अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने का प्रयास हमारे संविधान में किया गया। संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया गया, जो एक और विधायिका व कार्यपालिका के बीच तथा दूसरी ओर केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण करती है। हमारे संविधान को बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुकूल ढालने हेतु लचीला बनाया गया, किंतु राष्ट्रीय मूल्यों व सिद्धांतों की दृढ़ता को भी बनाए रखा गया। बच्चों, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश की व्यवहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य देशों के संवैधानिक परंपराओं से कुछ ग्रहण करने से भी कोई परहेज नहीं रखा। अतः ब्रिटिश संविधान से बहुमत के आधार पर निर्वाचन, संसदीय सरकार, विधि का शासन, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि को अपनाया गया। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व न्यायिक पुनरावलोकन, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, कनाडा के संविधान से संघात्मक सरकार का स्वरूप व अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत जैसे प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। प्यारे बच्चों, भारत का संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है, जिसका उद्देश्य जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों और सर्वोच्च आकांक्षाओं की पूर्ति करना रहा है। लगता है आप सभी को शिक्षा वाणी की पहली कड़ी अच्छी लगी। तो आज हमने मीना से जाना कि हमें ध्यान से सुनना क्यों जरूरी है। सुनील जी ने हमें कितने रोचक तरीके से बताया कि भोजन कहाँ से आता है। मुनमुन जी से हमने जाना कि संविधान क्या है और इसके सिद्धांत क्या हैं। आज हमने देखो कितना कुछ जाना। आपको जरूर मजा आया होगा। हम कल फिर लौटेंगे इसी समय और आपको लेकर चलेंगे मीना की दुनिया में और कक्षा 8 की एक कविता पढ़ेंगे, दीवानों की हस्ती, और 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ेंगे, नमक का दरोगा। आप कल कॉपी और पेंसिल लेकर बैठना। मीना और हमारे बाकी के शिक्षक जो भी बताएं उसे जरूर लिखना है, क्योंकि सीखें, खेलें, बढ़ते जाएं। सीखना कभी रुक न पाए। पढ़े पढ़ाएं, आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। बाय बाय। अभी आप सुन रहे थे शिक्षा वाणी। इस कार्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री राजस्थान राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई। इसे राजस्थान स्थित आकाशवाणी के समस्त केंद्रों से प्रसारित किया गया।